गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्सअप, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है एवरीबडी? क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आ गई है? बहुत ही अच्छी बात है। तो जल्दी से आ जाओ, आवाज़ आ गई है तो आप भी आ जाओ फटाफट से, क्योंकि आज होने वाली है हमारी चैप्टर नंबर 4 की लास्ट क्लास। कुछ भी हो जाए सर, हमें पूरी रात यहाँ क्यों ना बैठना पड़े, लेकिन ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही जाएंगे सोने के लिए। ये हमारा आज का टारगेट है, अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज। ठीक है? एवरीवन ये सुनो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑल राइट सर, खत्म करने के बाद ही जाएंगे। हाँ, खत्म करने के बाद जाएंगे, बेशक कुछ हो जाए, है ना? पक्का पक्का। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो बात ऐसी है सर, इस चैप्टर में बचा क्या है? एक ही टॉपिक बचा है सर, ओनली वन टॉपिक। हाँ जी, ओनली वन टॉपिक। तो बात ऐसी है सर कि हमने कर लिया सब कुछ, और लास्ट क्लास हमने कहाँ पे छोड़ी थी? लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी, पॉलिसीज हमारा हो चुका था। हाँ, हमारा प्रोटेक्टिव पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रेगुलेटिव और फैसिलिटेटिव, ये चारों पॉलिसी हमारी खत्म हो गई थी। और हमें शुरू करना है क्या सर? अपना एलपीजी, इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में खत्म करने की, जब तक खत्म होता है। इंपॉर्टेंट है, आसान है, समझना आसान है। हाँ, और बढ़िया चीज़ है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। तो आ जाओ फटाफट से। स्टार्ट करेंगे किससे सर? स्टार्ट करेंगे लिबरलाइजेशन। हाँ जी, तो देखो भाई देखो, अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, इनका बेसिक मीनिंग आई एम वेरी श्योर कि आप सबको ऑलरेडी पता है ना? कि सर लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आज़ादी देना। जो आपने चीज़ों को बांध रखा था, इतने सारे कंट्रोल लगा रखे थे, है ना? हमने पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि जो वो 1956 से 1990 वाला पीरियड था, वहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था सर? वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगा दिया था कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज आपको एस्टैब्लिश करनी है, आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिए थे। तो मतलब चीजें बांध रखी थी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उनको आजाद कर देना, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं। कह रहे लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव और लूजन रिस्ट्रिक्शंस। जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, रोक टोक लगा रखी है, उसको कम कर देना। ठीक है? दिस हैपेंस थ्रू डिसमैंटलिंग, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग एंड परमिट्स। हमने पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था जो हमने वो आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि भाई गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी है, प्राइवेट बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे? आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो काफ़ी कुछ था। हाँ जी, काफ़ी कुछ था। डी रेगुलेशन, रेगुलेशंस को डी रेगुलेट, मतलब डी मतलब हटाना। ईजिंग ऑफ अप्रूवल्स, अप्रूवल्स को कम कर देना। अच्छा ठीक है। सिस्टमैटिक लूजनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स ओवर बिजनेस। तो कहने का मतलब क्या है सर? पहली तीनों लाइनों में यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लाइसेंसेस को हटाना, परमिट्स को कम करना, अप्रूवल कम करना, कंट्रोल्स कम करना। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है। कह रहे वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द पॉलिसी रिजीम प्रायर टू द 1990s, किसकी बात कर रहा है वो? 1990 से, जो पहले 3 से 4 डेकेड्स हमने पढ़े थे, जहां पे सोशलिज्म ज्यादा हो गया था। हाँ जी, वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ होस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। हाँ जी, ऑन प्राइवेट सेक्टर। क्या हम ये पहले पढ़कर आए? हाँ जी, पहले पढ़कर आए। ठीक है। कह रहे वाइल इट इज डिबेटेबल, इट्स डिबेटेबल कि गवर्नमेंट ने उस टाइम सही किया था या गलत किया था, वेदर दिस रिस्ट्रिक्शंस वर रेलिवेंट एट दैट टाइम दे वर इम्पोज्ड एट द फर्स्ट प्लेस। तो पहली बात तो क्या बोल रहा है कि हम उस पर बहस नहीं करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने जो उस टाइम पे किया, सोशलिज्म किया, यस सर, उस टाइम पे वो सही था या गलत था, हम वो डिबेट यहां पे नहीं करेंगे। दीज रिस्ट्रिक्शन सर्टेनली सीम टू हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी। हाँ सर, सीम्ड टू हैव, दीज रिस्ट्रिक्शन सीम्ड टू हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये बात तो पक्की है कि जितने टाइम तक आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए थे, आपने उससे ज्यादा टाइम तक लगा दिए। सर बहुत 3-4 डेकेड आपने ज्यादा ही लगा दिया था। 3-4 डेकेड्स में उनकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी थी, उन फायदे के नहीं थे। ठीक है? हम ये नहीं बोल रहे कि सही या गलत, हम ये बोल रहे कि ज्यादा टाइम तक तो लगा ही दिए थे। ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दीज रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड, क्या क्या थे सर? आराम से पढ़ते हैं, हम पहले पढ़कर आए। देखो सबसे पहला क्या सर? सबसे पहला इसको हाईलाइट करेंगे थोड़े अलग कलर से। ठीक है? सबसे पहला, रिजर्वेशन ऑफ अ साइजेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब क्या है कि सर पहली बात तो हमने क्या करा था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंदर आ गई थी, गवर्नमेंट के अंदर।
गवर्नमेंट ने बोला भाई ये इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर तो आ ही नहीं सकता। अच्छा ये बात है, हाँ जी। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस फॉर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन एंड ऑगमेंटेशन, इसका मतलब क्या था सर? इसका मतलब था कि भाई प्राइवेट सेक्टर जहां पे अलाउड थे वहां पे उनको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। कैपेसिटी मतलब अगर उनको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है सर? अपने आप को बड़ा करना है, साइज बड़ा करना है, उसके लिए उनको काफी ज्यादा लाइसेंस लेने पड़ते थे। अच्छा ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसका मतलब क्या है सर? जो ब्लू से हाईलाइट करा है इनमें से कोई भी लाइन आ जाएगी और आपसे क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से बताओ कि भाई ये कौन से आपके इकोनॉमिक चेंज में आएगा? लिबरलाइजेशन में आएगा। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से, लास्ट हमने क्या पढ़ा? रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स। कुछ आइटम्स पे हमने क्या डाल दिया था सर? कुछ आइटम्स को हमने रिजर्व कर दिया था कि भाई ये आइटम्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी। मैंने आपको बताया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कुछ डेफिनेशन थी। जैसे मान लो अभी डेफिनेशन क्या है? वो बिजनेस जिसमें सिर्फ 5 करोड़ का टर्नओवर है, वो स्मॉल स्केल है। तो हमने बोला सुनो यार, हाँ अगर अचार बनाने हैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर अचार बनाने हैं, अचार की कंपनी होती है यस सर, पिकल, अचार बनाने हैं तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अच्छा, साबुन बनाने हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओ आटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब बात समझ रहे हो? यस नो? तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि भाई आप ज्यादा एक्सपैंड कर ही नहीं पाए। अचार की इंडस्ट्री कभी बड़ी हो ही नहीं पाई, स्मॉल स्केल में रह गई। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सीन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, सर सीन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव लिबरलाइजेशन में बी डिफाइंड एज, अब ये उनको डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? देखो कह रहे सिस्टमैटिक प्रोसेस, हाईलाइट करेंगे बिल्कुल, डेफिनेशन आ जाएगी, आपसे पूछेंगे सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट। पहली बात तो सिस्टमैटिक, अंधाधुंध कुछ नहीं कर दिया, अरे रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, इस इंडस्ट्री से हटा दो, इससे हटा दो, नहीं, सोच समझ के किया है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एनहांसमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को जो आपने बांध दिया था उसको थोड़ा सा आपने फ्रीडम दे दिया, ठीक है, इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, यस नो? तो इन्होंने क्या बोला? स्टार्टिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग, हमने मैन्युफैक्चर से स्टार्ट किया। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंदर आ गई थी उनको हमने थोड़ा लिबरेट कर दिया, ठीक है। एंड देन सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इवन द स्ट्रेटेजी सेक्टर्स, ये सब चीजें, ओके। इजी इजी, बहुत ही आसान है बेटा, जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले बहुत आसान है। अब कह रहे हैं हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन हुआ कैसे। अच्छा, विंड्स ऑफ चेंज, सर क्या बोलते हैं उसको? चेंज की हवा। चेंज को क्या बोलेंगे? चेंज को बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे चेंज को, चेंज को बोलेंगे बदलाव, बदलाव की हवा। अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाओ। कह रहे द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच वर रिजर्व्ड, सर लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच वर रिजर्व्ड सोलली फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो इंडस्ट्रीज हमने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखी थी। अच्छा, उस पे उनका नाम लिख दिया था, पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। विच यूज टू कवर 18 इंडस्ट्रीज। तो बेटा आपने क्या किया था? 18 इंडस्ट्रीज पे एक क्या डाल दिया था? घूंघट डाल दिया था, चुन्नी डाल दी। चुन्नी डाल दी किसकी? पब्लिक सेक्टर की। भाई इसको कोई नहीं देखेगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर की है ये। अच्छा ये बात है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। वी यूज टू कवर 18 इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन स्टील था, हैवी प्लांट मशीनरी था, टेलीकम्युनिकेशन था, टेलीकॉम इक्विपमेंट, मिनरल्स, ऑयल। तो आपको नाम दे रखे हैं, हाँ जी नाम दे रखे हैं, याद नहीं करने हैं, ठीक है ऑलराइट। हैज बीन ड्रेस्टिकली रिड्यूस टू 3, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि भाई लिबरलाइजेशन से पहले 18 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसपे आपने क्या कर रखी थी? पब्लिक सेक्टर की चुन्नी डाल रखी थी। अच्छा, चादर डाल रखी थी, पब्लिक सेक्टर की चादर डाल दी थी कि भाई प्राइवेट सेक्टर इसको देख भी नहीं सकता। लेकिन फिर आपने क्या किया? उसको लिबरेट किया और ड्रास्टिकली रिड्यूस टू 3। हाँ ओके, कौन कौन सी? डिफेंस एयरक्राफ्ट, जो कि जरूरी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं डालना हमको, ठीक है। वॉरशिप्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट, हाँ ये 3 इंडस्ट्री बेसिकली थी। आप बोल सकते हो डिफेंस, हाँ जी राइट, डिफेंस हो गया आपका, जो आर्म्स इक्विपमेंट्स वगैरह हो गया, डिफेंस वगैरह। एटॉमिक एनर्जी, भाई एटम बॉम्ब तो हम खुद बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, हाँ फुस हो जाए फिर सर। उसके बाद रेलवे सेक्टर, अच्छा ठीक है ऑलराइट, 3 सेक्टर ये थे, हाँ जी। फिर कह रहा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर को कहीं पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी भी है तो भी उसको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हैज बीन ऑलमोस्ट एबॉलिश्ड। सर हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया, कि अब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हाँ जी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। वैसे तो बेटा, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर को क्या बोला हमने कि ठीक है
आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी है, आप लगा सकते हो, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए जो आपको पहले चाहिए था। लेकिन कुछ कुछ जगह आपको चाहिए। सो कौन सी जगह चाहिए? जो बेसिकली वो इंडस्ट्रीज है जो थोड़ी सी एनवायरमेंटली सेंसिटिव है, जैसे एल्कोहल। अगर आपको एल्कोहल का बिजनेस करना है, आज भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है। सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। सर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव मतलब ऐसे कुछ एक्सप्लोजिव होते हैं ना, जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी हमें कुछ टावर्स को गिराना था, हाँ, तो हमने क्या किया, हमने बस 3 एक्सप्लोजिव लगाए, बम, और पूरी इंडस्ट्री गिर गई। ऐसा कुछ हुआ था अभी, ठीक है। एरोस्पेस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब चीजें, हाँ जी, आई थिंक नोएडा में हुआ था, पता नहीं कहाँ पे हुआ था। कुछ तो हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वो न्यूज़ क्या थी, ठीक है सर। अल्कोहल, सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, एरोस्पेस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इसमें आपको अभी भी लाइसेंस चाहिए अगर आपको इस इंडस्ट्री में, तो अलाउड है। प्राइवेट सेक्टर इसमें अलाउड है, हाँ जी इसमें अलाउड है, लेकिन लाइसेंस चाहिए। ओके ओके ठीक है सर। द रिक्वायरमेंट, नोएडा में हुआ था ना, हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। द रिक्वायरमेंट दैट इन्वेस्टमेंट्स बाय लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस, सर जो बड़े इंडस्ट्रीज थे, हाँ जी, दे नीडेड अ सेपरेट क्लियरेंस अंडर द, सर किसके अंदर? मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। हमने पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? कह रहे जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसेस थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, हाँ, अगर उनको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी होती थी और पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होता था, तो उनको बेटा परमिशन चाहिए होती थी, उनको क्लियरेंस चाहिए होती थी। किससे? सर मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सर ये हमारा एक्ट पहले था, इसको रिप्लेस करा, किसने रिप्लेस करा? कंपटीशन लॉ ने रिप्लेस किया, है ना, इसको रिप्लेस कर दिया, हाँ रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है? कह रहा है 1990 से पहले जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, प्राइवेट सेक्टर वाले, हाँ जी, उनको क्लियरेंस लेनी होती थी। क्यों क्यों लेनी होती थी? क्योंकि हमको डर होता था कि भाई ये बहुत बड़े ना बन जाए, इनकी मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, तो इनको मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट में क्लियरेंस लेनी होती थी। अच्छा ठीक है। टू डिस्करेज द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर वाज एबॉलिश्ड, हमने इसको एबॉलिश कर दिया। ओ ये बात है, हाँ जी बिल्कुल। अब उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी परमिशन या कोई भी क्लियरेंस नहीं चाहिए होता है। इतनी बात हमको समझ में आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? लास्ट पॉइंट कहता है इंडियन इंडस्ट्रियल सिनेरियो has also been characterized by long standing policy of reserving production of certain items for small scale sector। अभी हमने पढ़ा सर, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती थी, हाँ, तो हमने उसको भी हटाया। अच्छा कह रहा क्या था? अबाउट 800 आइटम्स। अरे भाई साहब, तो 800 आइटम ऐसे थे सर जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती थी, स्मॉल स्केल सेक्टर, by covered by this policy, संजी ठीक है, which meant that investment in plant and machinery in any individual unit producing these items could not exceed the prescribed ceiling। अच्छा, thus limiting their scalability। तो मैं आपको यही तो बोल रहा था कि देखो, मान लेते हैं अगर अचार जो है, यस सर, वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है? सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तो एक लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है? कि आप उस बिजनेस में मान लो 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, 5 करोड़ से ज्यादा सेल नहीं कर सकते, कुछ भी है, तो आप उसकी स्केलेबिलिटी कम कर रहे हो ना, हाँ, कभी भी बहुत बड़ा तो बन नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कर रहे थे सर? हम उनकी स्केलेबिलिटी को लिमिट कर रहे थे। मेनी ऑफ द रिजर्व आइटम्स जैसे गारमेंट्स, शूज, टॉयज, दे हैड हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सर ऐसे कुछ आइटम्स जो स्मॉल स्केल में थे, टॉयज वगैरह, इनका पोटेंशियल तो बहुत था, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत था, लेकिन हमने क्या कर रखा था? उसको रोक रखा था, हाँ जी रोक रखा था। ओ राइट, हाँ जी। एंड द फेलियर टू परमिट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, हमने क्योंकि उनको सर परमिशन ही नहीं दी, ओ हो सर, प्रॉब्लम कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड इंडियाज एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर हैज बीन फेज्ड डी रिजर्वेशन। अब क्या हो चुका है सर? डी रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स टू अनलीश द ग्रोथ पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। तो इसने क्या बोला कि लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया? सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रीज, 18 इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, जिसके ऊपर हमने चादर डाल दी थी, हमने उसमें से 15 में तो निकाल दी चादर, 3 में बच गई। अच्छा ठीक है। सेकंड क्या बोला कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी होती थी तो लाइसेंस चाहिए होता था, वो लाइसेंस मैंने बंद कर दिया, बस कुछ जगह चाहिए, जैसे अल्कोहल, आपका सिगरेट्स वगैरह, उनमें चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमने क्या बोला कि लार्ज बिजनेस हाउसेस को क्लियरेंस चाहिए होता था, वो हमने बंद कर दिया।
सर कुछ आइटम जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर सकती थी वो आइटम भी हमने क्या कर दिए, डी रिजर्व कर दिया, मतलब अब सर उसको कोई भी बिजनेस प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बात तो सही है। हाँ आकाश कह रहा है रेलवेज का हटा रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सुनो सुनो, नो कमेंट्स, आ जाओ। इसके बाद देखो, लिबरलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो प्राइवेट एंटरप्राइज पहले वो बिजनेस नहीं कर पा रहा था अब वो कर पा रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर अब बहुत अलग अलग बिजनेस में घुस चुका है, ठीक है। दैट वर एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोलीज, बिल्कुल सही बात है, पहले, है ना। मोर ओवर डूइंग अवे विद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हमें अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस नहीं चाहिए जैसे हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है। ईज ऑफ एंट्री फॉर द न्यू प्लेयर्स, अब क्योंकि किसी को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए तो कोई भी आके अब बिजनेस कर सकता है, हाँ बात तो सही है, अच्छा ठीक है। इनफैक्ट इन मोस्ट केसेस लिबरलाइजेशन मीन्स ग्रेटर फ्रीडम, सर ग्रेटर फ्रीडम नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक प्राइवेट बट ऑल्सो फॉर एफडीआई। सर एफडीआई क्या होता है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, एफडीआई क्या होता है अभी पढ़ेंगे, हाँ अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम, ठीक है सर ठीक है, ऑलराइट। As a result, various industries have undergone virtual metamorphosis. सर मेटाफोसिस का मतलब क्या होता है, चेंज, ड्रास्टिक चेंज। लिबरलाइज करने से, आजादी देने से सर उनमें बहुत चेंज आ चुका है, मतलब वो ग्रो कर चुके हैं, ये बात तो सही है, हाँ जी बहुत सही है। नोटेबली, अच्छा, अमंग दीज हैव, कौन कौन से सेक्टर्स पे बहुत चेंज आया, सर बैंकिंग में, बिल्कुल सही बात है। यस नो, हम ऐसा बोलते हैं ना कि प्राइवेट बैंक ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। इंश्योरेंस, टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सर पहले बीएसएनएल वगैरह थे, अब जो जियो एयरटेल आ गए, अच्छा सर। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इवन एफएमसीजी, इनमें बहुत चेंज आया, हाँ। तो लिबरलाइजेशन बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था। एवरीबडी मुझे बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है? एक एक लाइन मैंने आपको पढ़ा दिया, जहां से एमसीक्यू आएगा आप उसको टिक कर देंगे, हाँ जी फटाफट से बोलो। ये हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, एफडीआई, एफएफआई, जो आपका ओवरसीज है, हाँ जी बस फटाफट से खत्म हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्या है, प्राइवेटाइजेशन। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या, उसके बाद पढ़ेंगे। सर प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, देखो लिबरलाइजेशन में आपने क्या करा कि जो आपने रोक टोक लगा रखी थी, कि भाई इस सेक्टर में प्राइवेट बिजनेस नहीं हो सकता, हाँ लाइसेंस चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, ये आइटम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगा, वो सब चीजें उसको आपने हटा दिया, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जिस बिजनेस में गवर्नमेंट है, सर जिस बिजनेस में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कह रहा है कि मुझसे ना हो रहा सर गवर्नमेंट कह रहा है अरे मुझसे नहीं हो रहा भाई, हाँ वो बिजनेस हमने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। मतलब आप गवर्नमेंट पीएसयू जो होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, उसकी शेयर होल्डिंग आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप प्राइवेट प्लेयर्स को सेल कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसा बहुत हुआ, हाँ जी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ कि भाई जो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज थी जो इनएफिशिएंटली काम कर रही थी, हमने उनको क्या किया सर, उनको हमने प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप दिया कि भाई तुम ही संभाल लो, उसको हमने क्या बोला, प्राइवेटाइजेशन। हाँ क्योंकि क्या था, ऐसा हमने नोटिस किया है और आज भी आप नोटिस करते हो कि कई बार, मैं जनरल बात कर रहा हूं, हाँ एक्सेप्शन होते हैं बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक मोटिव नहीं है ना, एक बहुत स्ट्रांग मोटिव नहीं होता तो आप उतने एफिशिएंट नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि सुनो यार, हाँ सीए बनने के बाद ना तुम पैसा नहीं कमाने वाले, सीए बनने के बाद बस तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा, वाह क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन पैसा नहीं कमाओगे, तो क्या आपको अंदर से आग लगेगी? नहीं, पैसा कमाना सबसे बड़ा मोटिव है, बिल्कुल है सर। आप बाहर वालों को कुछ भी बोलो, मेरे को भी सच्चाई पता है, आपको भी पता है, यस सर। वन ऑफ द मेन रीजन तो यही है ना कि भाई आपको लग रहा है ना ऐसा कि सीए बनने के बाद पैसा कमाएंगे, हाँ सर हाँ, तो मोटिव है ना वो, हाँ सर पैसा कमाना है तभी तो कर रहे हैं इतनी मेहनत, ना तो नहीं करते, हम भी करते सर, कॉलेज वॉलेज घूमते फिरते और क्या करते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ कह रहे ऐसी रिस्पेक्ट का क्या करेंगे हम, अच्छा अरे सुनो मेरी बात ध्यान से सर, इसका मतलब ये, हाँ तो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती थी, गवर्नमेंट कंपनीज का सर प्रॉफिट मोटिव तो था नहीं ज्यादा, यस सर, इसलिए वो उतना शायद से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती थी कुछ गवर्नमेंट कंपनीज। मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, हाँ जी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। तो हमने क्या करा कि भाई हमारा वो मोटिव नहीं है। एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज क्या होते हैं सर, एम्प्लॉयज थोड़े से इनएफिशिएंट हो जाते हैं, क्यों सर, क्योंकि उनको क्या है कि बिजनेस तो चल ही रहा है, बेशक प्रॉफिट में चले लॉस में चले, सैलरी तो आ ही रही है, हाँ या ना, उतने एफिशिएंट नहीं होते, हाँ उतने एफिशिएंट नहीं होते। ये सुनो धनंजय बेटा किसी और ही भ्रम में जी रहा है, ठीक है, अरे आ जाओ इधर आ जाओ, एवरीबॉडी इधर आओ, हाँ देखो 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 क्या बोलता है, कह रहे प्राइवेटाइजेशन एज अ स्ट्रेटेजी
एज अ स्ट्रेटेजी हैड बीन एक्सपेरिमेंटेड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। कह रहे इंडिया में तो बहुत बाद में आया सर, इंडिया में तो बहुत बाद में आया। हाँ जी बिल्कुल सही, राइट। बाहर तो पहले ही हो चुका था, अ डेकेड अर्लियर सर, एक डेकेड 10 साल पहले ही हो गया था वो। हाँ जी बिल्कुल सही। देन दैट एक्सपेरिमेंटेड इन इंडिया, ओके, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस मार्गरेट थैचर। ब्रिटिश कॉल माइंस, बेटा ये फॉरेन के आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्जांपल्स हैं, राइट। इसको पढ़ लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे ब्रिटिश कॉल माइंस वर प्राइवेटाइज, राइट, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप। एक बार रीड कर लेना बेटा, कहीं गलती से एमसीक्यू आ जाए कि भाई प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी, मिसेस मार्गरेट थैचर। हाँ जी, हमने ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश कॉल माइंस को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया था। मैनी ऑफ द कंपनीज ऑफ नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज, स्कूल एजुकेशन सर्विसेज वर प्राइवेटाइज। ये आपको कहाँ का बता रहा है, वेस्टर्न का बता रहा है, ठीक है। कह रहे प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू मैनेजेरियल अप्रोच, प्रॉपर एक मैनेजमेंट अप्रोच होती है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओनरशिप स्ट्रक्चर समझ गया ना, कि पहले जो गवर्नमेंट के पास पूरी शेयर होल्डिंग थी, पूरा कंट्रोल था, पूरी ओनरशिप थी, अब वो क्या कर रहे हैं सर, चेंज कर रहे हैं, प्राइवेट्स को दे रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को, ऑफ वन और मोर गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही बात है, बात तो सही है। हाँ, तो पहले तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिबरलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर, कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड नहीं थे, वहां पे अलाउड कर दिए गए। कुछ आइटम्स जो हमने रिजर्व कर रखे थे उसको डी रिजर्व किया, वो सब चीजें करी है। यहां पे हमने गवर्नमेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग ही हमने क्या कर दी, प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दी। अच्छा ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ, देखो क्या बोला, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ इनोवेशन। हाँ, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स में ही आता है बेटा। किस में आता है, प्राइवेट प्लेयर्स में। हाँ जी। ऑफर्स अलोंग विद कॉस्ट सेविंग, जब आपको पैसे कमाने होंगे तो ही तो पैसे बचाओगे सर मैनी टाइम, बिल्कुल सही। हाउएवर इट हैज एन एडवर्स इंपैक्ट। हाँ, क्या बोला, एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉय। हाँ, मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ। अगर आपको बैठे बैठे, अरे सुनो ना सर, आपको बैठे बैठे अगर आराम से चाय मिल रही थी, आराम से बैठे बैठे मूवियां चल रही थी, आराम की जिंदगी, शाम के 5 बजे छुट्टी हो रही थी, 1 घंटे का लंच हो रहा था, अगर वो सब कुछ आपसे छीन लिया जाए तो क्या एम्प्लॉइज का मोराल डाउन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना सर। इतनी बढ़िया जिंदगी चल रही थी, क्या हो गया ये, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो बढ़िया चल रहा था, तो क्या हुआ, इट हैज एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉय मोरल। क्यों सर, क्योंकि अब ऐसा था कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप निकाल दिए जाओगे, सैलरी को कट कर दिया जाएगा, फ्यूचर में पेंशन नहीं मिलेगी, ये सब चीजें हो गई, तो एम्प्लॉयज थोड़े से नाराज हो गए बेटा, है ना। एंड जनरेट्स फियर ऑफ डिसलोकेशन और टर्मिनेशन। हाँ, अगर काम नहीं करोगे तो डिसलोकेट कर देंगे। डिसलोकेट का मतलब क्या था कि भाई सुनो, अभी तो तुम गुड़गांव में बैठे हो, किसी और जगह जहां तुम्हें मजा नहीं आएगा ना, वहां पे लोकेट कर देंगे तुमको। हाँ, या तो निकाल ही देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, इट लुक्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, आपसे बोला जाता है कि बताओ क्या काम किया। सर गवर्नमेंट कंपनी में पहले तो इतना नहीं था, आज फिर भी होता होगा, नहीं था ना। हाँ, आपसे कौन ही पूछता था, आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको टारगेट अचीव करना होगा, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी मेंटेन करना है, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर सर्विस, बिल्कुल सही, आफ्टर सेल सर्विस। तो बड़ी जनरल बातें और आसान बातें, ठीक है। कह रहे प्राइवेटाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल, हाँ जी, इफ कैसे सर, डिलीजेंट स्क्रूटनी बाय द डिसीजन मेकर इज अटैच्ड टू द पॉलिसी कंसर्न। तो वो सिंपल सी बात बोल रहा है, कह रहा है प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है अगर डिलीजेंट स्क्रूटनी, मतलब बहुत सोच समझ के, ये सुनो, आप कुछ पॉलिसीज बनाओगे, अंधाधुंध काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉइज को आप बिल्कुल ऐसे मजदूरी करवाओ, नहीं कि भाई पागलों की तरह काम करवा रहे हो। आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बहुत डिलीजेंटली, सोच समझ के, स्ट्रेटेजिकली आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही जनरल बात है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। उसके बाद क्या बोलता है, कह रहे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेटाइजेशन आसान नहीं था। अरे आसान होगा कैसे, क्यों, एम्प्लॉयज को दिक्कत, बेटा पब्लिक को दिक्कत, मुझे बताओ कंज्यूमर को दिक्कत नहीं होगी। क्यों, गवर्नमेंट कंपनी आपको अगर सस्ता सामान दे रही थी, प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा महंगा दे सकती है। तो पब्लिक को भी दिक्कत थी कि अच्छा वाला गवर्नमेंट कंपनी थी, प्राइवेट आ गई, प्राइवेट हमको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ये बात भी सही है। तो क्या बोला गया, देयर वर हार्डली एनी टेकर्स। अच्छा दूसरी बात ये, अब हम प्राइवेटाइजेशन कर क्यों रहे थे हम प्राइवेटाइजेशन सॉरी सर, हम प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां लॉस में थी।
एवरीबडी ये सुनो। और वो लॉस मेकिंग कंपनी हमको प्राइवेटाइज करनी थी कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स तुम आ जाओ और कंपनी को संभालो। लेकिन उस टाइम पे लॉस मेकिंग कंपनी खरीदने को तैयार कौन था? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा, यार लॉस मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अरे भाई गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी क्यों ही बेचेगी लॉस मेकिंग बेचेगी। बिल्कुल सही। तो कह रहे देयर वर हार्डली एनी टेकर्स फॉर लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। बात तो सही है कि लॉस मेकिंग तो कौन ही खरीदेगा। हाँ, ऑन द अदर हैंड देयर हैड बीन मेनी टेकर्स फॉर सरप्लस मेकिंग इंडस्ट्रीज। जो पैसा कमा रहे हैं, जो अच्छा खासा चल रहा है, उसको लेने के लिए सब तैयार बैठे हैं। वाह वाह सर वाह, यही तो दुनिया है, मतलब ही दुनिया। ऑयल ड्रिलिंग, रिफाइनरी कंपनीज, हाँ ये लेने के लिए सब तैयार बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, ऑल राइट। लेकिन तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज द लॉस मेकिंग कंपनीज फुली। उन्होंने बोला ऐसा करो, हाँ पूरी कंपनी तुम्हारी, क्या पता तब कोई ले ले उन्होंने क्या बोला, फुल्ली। हाँ तो इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉस मेकिंग कंपनी आपने पूरी प्राइवेटाइज कर दी। पूरी मतलब 100% शेयर होल्डिंग बेच दी कि ले लो यार प्लीज ले लो। अच्छा, लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी उसको हमने पूरा प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने क्या करा, पार्शली। क्यों सर? अरे गवर्नमेंट को भी तो कुछ फायदा चाहिए। वहां पे क्या किया सर, वहां पे हमने थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज किया, 20%, 25%, 30%, 100% नहीं किया। नहीं, 100% नहीं किया, बात तो सही है। द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी विद अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। सर सोसाइटी ने इतने आसानी से हाँ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि उनको पता था ना कि भाई उनको प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बात तो सही है। एवरीबडी सुनो, आ जाओ। तो प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स इन अ बिग वे टू एनहांस मार्केट पोटेंसीज। पोटेंसीज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, कि भाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज, वो बोल सकते हो, ठीक है, कि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसको एक्सप्लोर करने की पोटेंशियल। प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स इन अ बिग वे टू एनहांस मार्केट पोटेंसीज बाय एनहांसिंग एफिशिएंसी, ये तो हमको पता ही है। क्वालिटी इंप्रूव करना, ये भी हमको पता है। कंपिटिटिवनेस, जब कंपटीशन होता है तो क्वालिटी इंप्रूव होती है। गवर्नमेंट कंपनी में कोई कंपटीशन ही नहीं था, हाँ खुद की मोनोपोली चल रही है, क्या ही कंपटीशन। बिल्कुल सही। तो प्राइवेटाइजेशन इज एन एसेंशियली इफेक्टिव टूल फॉर रैपिड स्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एमसीक्यू के लिए परफेक्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, डैश इज द इफेक्टिव टूल फॉर रैपिड रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। परफेक्ट क्वेश्चन है, हाँ या ना, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है कि भाई ऐसा कौन सा टूल है जहां पे रीस्ट्रक्चर हो जाएगा, यस सर, रिफॉर्म कर दोगे पब्लिक सेक्टर को, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। इन इंडिया सर, इन इंडिया, ओके, इन इंडिया ऑल्सो विटनेस इन अदर नेशंस पब्लिक सेक्टर एंटिटीज रिमेन इनएफिशिएंट। भाई सेम बातें रिपीट कर रहा है, यस सर, ये सेम बातें रिपीट कर रहा है। दे वर रनिंग विदाउट अ सिग्निफिकेंट एम, उनका एम ही नहीं था कुछ। प्राइवेट कंपनी का एम क्या होता है सर? प्राइवेट कंपनी का एम होता है क्या? प्रॉफिट कमाना है, बहुत प्रॉफिट कमाना है, अपने कंपटीशन से आगे निकलना है, कोई एम है ना? हाँ, उनका होता नहीं था बेटा। ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर इज परसीव्ड टू बी मोर सेल्फ मोटिवेटेड सर, रिलायबल फॉर सुपीरियर क्वालिटी। कंपटीशन है तो क्वालिटी इंप्रूव करोगे आप, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कह रहे दो देयर वर एक्सेप्शंस, हमको पता है एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अब ये जो है ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऊपर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करवा दी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहे प्राइवेटाइजेशन में बी कॉन्सेप्चुअलाइज इन द फॉलोइंग टाइप्स। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन इन 4 तरीकों से किया जा सकता है, चारों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए परफेक्ट है क्वेश्चन से। ठीक है। सबसे पहला डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। सर सबसे क्लासिक होता है क्या? डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे आप अपने गवर्नमेंट कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक बेच देते हो। अच्छा, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब अपनी गवर्नमेंट कंपनी, जो हमारी गवर्नमेंट पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जब वो मेजॉरिटी स्टेक, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है सर? मेजॉरिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन 50%। बिल्कुल सही। 50% से ज्यादा स्टेक वो बेच देती है, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। उसको बोलते हैं डाइवेस्ट कर देना। ये सुनो, डाइवेस्ट का देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है डाइवेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब अपना पैसा आप कहीं पे लगाते हो। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अपना बेच दिया आपने सर, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप बेच रहे हो, हाँ उसको हमने क्या बोला? डाइवेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अच्छा, हाँ बेटा, फिर उसको गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी बोलेंगे, फिर तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी ना वो। ठीक है। तभी तो उसको बोला प्राइवेटाइजेशन। अगर आप 50% से ज्यादा बेच दोगे शेयर होल्डिंग,
तो वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। हाँ जी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ जी डिसइन्वेस्टमेंट, यहां पे क्या बोला गया, यहां पे बोला गया पोर्शन ऑफ स्टेक। दोनों में फर्क क्या है सर, दोनों में फर्क है कि यहां पे आप क्या कर रहे हो, पोर्शन ऑफ स्टेक, हाँ जी बिल्कुल से, मतलब 50% से कम, 50% से कम, उसको हमने क्या बोला, डिसइन्वेस्टमेंट बोला। क्या बात समझ में आ गई सर, आप ऐसा बोल सकते हो 50% या 50% से कम, उसको बोला डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में क्या है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी का मतलब 50% से ज्यादा शेयर कर दिया, सेल कर दिया, और डिसइन्वेस्टमेंट में ज्यादा नहीं, हाँ इसका मतलब अभी भी मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास है सर, गवर्नमेंट के पास है, उसको हमने क्या बोला, डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ जी डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली लिबरलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है, कह रहा है यहां पे गवर्नमेंट कंपनी, सर देखो अगर आपको साइंस याद हो एक्चुअली में ये साइंस का वर्ड है, मुझे याद है हमने फिजिक्स में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा है मुझे, आई थिंक वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। सर देखो जैसे 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 यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कुछ बॉल है, क्या है, यहाँ पे कुछ बॉल है, हाँ जी यहाँ पे कुछ बॉल है, ठीक है, अब क्या हुआ, ये बॉल है, ये एक और बॉल है। अच्छा देखो ना, हाँ सर साइंस पढ़ाता हूँ मैं आपको, है ना, पढ़ा था ना, अरे हम बेशक कॉमर्स के बच्चे बेटा, साइंस याद है हमको। ये एक आ गई बॉल, यस सर यस, अब ये बॉल आ रही है बेटा, आ रही है 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 आ रही है, हाँ, और इस बॉल को आपने टक्कर मार दी सर, इस बॉल को आपने टक्कर मार दी, हाँ, और ये बॉल अब यहां पे आ गई, अच्छा, और रेड वाली बॉल आगे चली गई। तो आपने क्या करा, आपने रेड वाली बॉल को डिस्प्लेस कर दिया, उसको अपनी पोजीशन से हटा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। एवरीबडी यस और नो, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, हाँ, अरे जल्दी बोलो जल्दी, कुछ कुछ बच्चों ने डेफिनेशन लिख दी है, अरे भाई अरे भाई डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है सर, उसको उसकी जगह से हटा देना, हाँ, लिटरली साइंस के मीनिंग में नहीं जाना है क्लियर है, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बेची नहीं है, लेकिन मार्केट में जो उनकी पोजीशन थी ना, हाँ, उस पोजीशन से प्राइवेट प्लेयर्स ने उनको हटा दिया, ओ उसको बोला डिस्प्लेस करना। जैसे यहां पे बात होती है टेलीकम्युनिकेशन की, कि भाई बीएसएनएल एमटीएनएल थी, अच्छा सर बीएसएनएल एमटीएनएल थी, ऑल राइट सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, जब आपने क्या करा, लिबरलाइजेशन करा, डीरेगुलेशन करा, आपने प्राइवेट प्लेयर्स को भी टेलीकम्युनिकेशन में आने दिया। टेलीकम्युनिकेशन पहले, अगर आपको याद हो बेटा, हमने यहां पे पढ़ा कि टेलीकम्युनिकेशन पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर थी। अरे इधर देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सर, टेलीकम्युनिकेशन पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, जब आपने उसको लिबरलाइज किया तो क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर आ गए, हाँ जी, और प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े हो गए कि उन्होंने गवर्नमेंट की मोनोपोलीज को खत्म कर दिया। तो यहां पे उस चीज को क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से पढ़ते हैं, देखो कह रहे थे प्राइवेट एंटरप्राइज, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में लिबरलाइजेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर। द प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक्सपैंड्स, वो बड़े हो जाते हैं, हाँ, एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी। ओ गवर्नमेंट एंटिटी ने कुछ भी अपना सेल नहीं करा है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, मार्केट से बाहर हो गए। अच्छा, ऑटोमेटिकली प्राइवेट प्लेयर्स ने उनकी पोजीशन ले ली, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से, काम करके, हाँ जी काम करके, ठीक है ऑल राइट। डीरेगुलेशन मतलब लिबरलाइजेशन फैसिलिटेट्स प्राइवेटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये सुनो, इफ इट एनेबल्स प्राइवेट सेक्टर टू चैलेंज अ गवर्नमेंट मोनोपोली। क्योंकि आपने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया था, ठीक है, लिबरलाइज कर दिया था, तो प्राइवेट सेक्टर वहां पे आए और गवर्नमेंट मोनोपोली खत्म कर दी, हाँ जी बिल्कुल से, बिल्कुल से। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल अलग होता है, हाँ सर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा होता है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में भी सेम चीज है, सेम चीज मतलब कि गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बेच रही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि सुनो, हाँ कुछ चीजें हैं जो हमसे नहीं हो पाती, जैसे हम सामान बेच नहीं सकते, बना सकते हैं बस सर हमने क्या बोला कि हम बना सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते, ऐसा करो डिस्ट्रीब्यूशन तुम संभाल लो। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं सर, हम यहां पे बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने फंक्शंस को डेलीगेट कर रही है,
कि प्राइवेट सेक्टर आ जाओ मिल के काम करते हैं। बात समझ रहे हो आप? जैसे क्या बोला, गवर्नमेंट दे कीप होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर अभी भी वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं। अच्छा, बस प्राइवेट एंटरप्राइज क्या हो रहा है, प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स फुली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उन्होंने क्या बोला कि सुनो यार, हाँ ये प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करना तुम संभालो, बना लेंगे हम, ऐसा कुछ। ये एग्जांपल है, हाँ जी एग्जांपल है। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी अपना बहुत सारा काम क्या कर रही है, डेलीगेट कर रही है प्राइवेट कंपनी को कि भाई थोड़ा बहुत काम तुम संभालो, थोड़ा बहुत मैं संभालती हूं। ओके, दिस इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बाहर हो गई। जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करते हैं। हाँ, जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया। सर फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल होता है कि मान लो एक गवर्नमेंट कंपनी है, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, वो कपड़े बनाती है, हाँ कपड़े बनाती है। अब बेचने के लिए उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्राइवेट प्लेयर्स तुम मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि भाई अलग अलग जगह स्टोर लगा लो और मेरे ही कंपनी के नाम से बेचो। अच्छा, अब बात समझ रहे हो? हाँ जी बात समझ रहे हो, उसको हम क्या बोलते थे, फ्रेंचाइजी। तो अगर मैं आपको फटाफट से चारों को समराइज करके बताऊं तो सुनो मेरी बात ध्यान से। एवरीबडी एवरीबडी फोकस फोकस फोकस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या करती है पहली बात, सर पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेलीगेशन में गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स गुड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये हो गया, हाँ जी ये हो गया, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। डाइवेस्टमेंट होता है बेटा प्योर फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अच्छा सर, डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, डाइवेस्टमेंट में होता है कि डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस अपना मेजॉरिटी स्टेक बेच देती है। क्या कर देती है, सेल ऑफ कर देती है मेजॉरिटी स्टेक, हाँ जी बिल्कुल, प्राइवेट एंटिटीज को। सर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है कि गवर्नमेंट कंपनी कुछ भी सेल नहीं कर रही है। सर क्या कुछ सेल कर रही है, नहीं अब कुछ सेल नहीं कर रही है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स उनको मार्केट से डिस्प्लेस कर देते हैं। अच्छा, मार्केट से एक तरीके से उनकी मोनोपोली खत्म कर देते हैं। अच्छा ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है कि अगेन गवर्नमेंट कंपनी अपना शेयर होल्डिंग, अपना कंट्रोल सेल कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं, कुछ पोर्शन। अभी भी मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। मुझे बताओ क्या चारों आपको समझ में आ गए, राइट एवरीबॉडी? ठीक है, अब आ जाओ बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पे, इनवर्ड एफडीआई। ओहो हो सर, इनवर्ड एफडीआई, हाँ जी बिल्कुल। तो यहां पे मैं आपको पहले सारे के सारे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक बेसिक पहले एक ओवरव्यू देता हूं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ने वाले हैं सर आईएफडीआई, ठीक है, ऑल राइट, आईएफडीआई, हाँ जी बिल्कुल सही। अब हम पढ़ने वाले हैं एफआईआई, ऑल राइट सर, ऑल राइट, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओएफडीआई। देखो हम तीन चीज़ पढ़ेंगे सर, एक तो हम ये पढ़ेंगे, हाँ एफएफआईज पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, और हम पढ़ेंगे ओएफडीआई, हाँ जी ओएफडीआई, ओवरसीज, हाँ जी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया एब्रोड, ओएफडीआई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया एब्रोड, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो भी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तीनों क्या है, ये तो बिल्कुल अलग है, हाँ इसको तो छोड़ेंगे भी बाद में। सर पहले इन तीनों का एक बार बेसिक मीनिंग बताओ ना। सबसे पहले तो इन दोनों का मीनिंग समझते हैं, इनवर्ड एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सर जब आपने ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया तो मतलब आपने इंडिया की मार्केट को ओपन कर दिया, ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं, ग्लोबल प्लेयर्स इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी है आपने ओपन कर दिया। हाँ, इनवर्ड एफडीआई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपके फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, यस सर, अब मैं यहां लिखता हूं फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो बाहर के लोग हैं, ऑल राइट, अब वो क्या करते हैं सर, वो इंडियन कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, ये हमारी मान लो इंडियन कंपनीज है, ऑल राइट सर, दीज आर इंडियन कंपनीज, और ये क्या कर रहे हैं, यहां पे डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करी, हाँ जी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, इसको बोलते हैं एफडीआई, राइट, कि भाई बाहर से कोई आया, अच्छा बाहर से कोई आया और इंडियन कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, हाँ जी उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। हमने पढ़ा था राइट कि अगर इस फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में बिजनेस करना है, क्या करना है, इंडिया में बिजनेस करना है, तो क्या करना होगा, या तो होली ऑन सब्सिडरी अगर उसको खुद से बिजनेस करना है, हाँ, या ज्वाइंट वेंचर, हाँ, और अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, वो क्या कर सकता है, इंडियन कंपनी में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, हाँ जी, बाहर मान लो कोई भी इन्वेस्टर है, ब्लैक रॉक्स है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है मेरे कंपनी के 20% शेयर परचेज करना, उसको लग रहा है कि मैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहा हूं। अच्छा, तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मेरे कंपनी में 20% की शेयर होल्डिंग लेगा। अब ये क्या होता है सर, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है,
मतलब वो एक्चुअली में मेरे बिजनेस में अब क्या करता है, मेरे बिजनेस में उसका एक काफी मोटा शेयर होल्डिंग होता है। और जनरली ये मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूं, आपके बुक्स में नहीं है, हाँ एक लिमिट होती है कि मिनिमम 10% तो करेगा ही करेगा। ये चेंज हो गई होगी शायद से, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि भाई एफडीआई जो है वो मिनिमम आप 10% इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब मेरे कंपनी के 10% शेयर वो परचेज करेगा। तो ये समझो कि वो यहाँ पे एक्चुअली में मेरे बिजनेस में काफी हैविली इन्वेस्टेड है। मेरे बिजनेस के डिसीजंस में उसका से होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं एफडीआई, कि भाई ये लंबे टाइम के लिए आ रहा है, हाँ ये छोटा मोटा टाइम नहीं, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही। मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, इसका भी रिटर्न जनरेट होगा। ये होता है नॉर्मल एफडीआई। अभी हम पढ़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल। और ये क्या होता है सर, ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं सर, वो हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ओ, तो डायरेक्टली इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, नहीं, कर तो इंडियन कंपनीज में ही रहे हैं लेकिन स्टॉक मार्केट के थ्रू। ओके, तो ये स्टॉक मार्केट से मेरे कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करते हैं। हाँ, आप बात समझ रहे हो। तो ये जनरली क्या होता है सर, ये थोड़ा सा स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी होती है ना, ये स्पेक्यूलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशंस का मतलब होता है प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। इनका ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड है। ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा करे, प्रॉफिट कमाएंगे तो पैसा कमाएंगे। ये क्या है, स्पेक्यूलेशंस। पैसा, आपके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे कम होंगे तो ये पैसा कमाएंगे। तो ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ, कि भाई अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज करे, मेरे को रिटर्न जनरेट हो गया, मेरा पैसा हो गया, मैं निकल गया। मतलब सर फॉरेन कोई मान लो इन्वेस्टर है, और जनरली बेटा ये कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप। हाँ, जैसे मान लो बाहर कोई म्यूचुअल फंड है, जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडिया में बैंक्स हैं, ऐसे बाहर म्यूचुअल फंड्स, बाहर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हाँ जी, वो क्या करते हैं, वो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, और हमारे कंपनीज के शेयर्स परचेज करते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल उनको लग रहा है, क्या लग रहा है कि भाई हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाएंगे, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, जब उनको रिटर्न मिल जाता है तो सेल कर देते हैं और निकल जाते हैं। अब बात समझ रहे हो, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था, बिल्कुल सही, यहां पे वो मेरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। और ये क्या होता है सर, ये इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रही है सर, जैसे जैसे रिलायंस है, हाँ जी, टाटा है, ये क्या करती हैं सर, ये बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। ओ, ऐसा भी होता है, हाँ जी बिल्कुल। भाई अगर बाहर वाले इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास पैसों की कमी है क्या, नहीं, हम भी क्या करते हैं, फिर हम फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये है तीनों का बेसिक मीनिंग। अब मैं पढ़ूंगा तो आपको ज्यादा रिलेट होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आओ फटाफट से देखो। अगर एफडीआई पढ़ते हैं, एफडीआई क्या बोलता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अच्छा, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ओके, क्यों सर, देखो एफडीआई का मतलब क्या है कि इंडिया में फॉरेन करेंसी आ रही है ना सर। एफडीआई का मतलब क्या हो रहा है कि इंडिया में फॉरेन करेंसी आ रही है, बाहर वाला सर, अगर मान लो यूएस से कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर इंडिया में पैसे लेकर आ रहा है तो वो तो डॉलर लेकर आता है ना। हाँ जी बिल्कुल सही। तो इंडिया तो भाई बल्ले बल्ले, हम तो चाहते हैं कि आओ जी आओ, आओ जी आओ। आपको क्या लगता है मोदी जी जो इतना बाहर घूमते रहते हैं, क्या उनको मजा आता है, वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन वो चाहते हैं कि फॉरेन रिलेशंस हमारे अच्छे हो जाए। उन कंट्रीज के साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हाँ, आप बात समझ रहे हो, यस और नो। एफडीआई बढ़ता है उससे, अच्छा ठीक है, एफडीआई हमारा हर ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, सही में, हाँ जी, एफडीआई बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। ओके, कह रहे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लाइन लिखी है आपको समझ में आएगी शायद, देखो, अरे आकाश इधर आजा बेटा ठीक है। कह रहा है कैपिटल सोर्स फॉर डोमेस्टिक सोर्सेस रिमेन इनएडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अब देखो क्या लिखा है एवरीबॉडी ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या लिखा है, कह रहा है कैपिटल सोर्स फॉर डोमेस्टिक सोर्सेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल, अगर पैसा सिर्फ डोमेस्टिक, मतलब सिर्फ इंडिया से ही रेस करेंगे, अच्छा, सिर्फ डोमेस्टिक पैसा यूज करेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये बात है क्या, हाँ जी ये बात है। तो हमें चाहिए बाहर का पैसा, इंडिया में ज्यादा पैसा हम कितना ही रेस कर लेंगे, लोगों के पास कितनी सेविंग्स है बेटा, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है ना, हाँ जी वही बोल रहा है। कैपिटल सोर्स फॉर डोमेस्टिक सोर्सेस, अगर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक का पैसा हम यूज करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो इतना डेवलप नहीं हो पाएगा। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस मेरे को आपको समझाने की, ठीक है। देखो
फॉरेन कैपिटल इज सीन एज अ हार्बिंजर ऑफ ग्रोथ। सर हार्बिंजर ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हार्बिंजर ऑफ ग्रोथ, यस सर, फॉरेन कैपिटल सीन एज हार्बिंजर ऑफ ग्रोथ, लाइक सर क्या बोलेंगे इसको हार्बिंजर को? अरे व्हीकल मतलब ब्रिज, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि भाई इसकी वजह से ग्रोथ होती है, हाँ जी इसकी वजह से ग्रोथ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्बिंजर। यस सर यस, आप समझ गए ना? हाँ जी, हार्बिंजर का मतलब क्या होता है सर? फॉरेन कैपिटल सीन एज हार्बिंजर ऑफ ग्रोथ। अरे यार सर्च करना पड़ेगा क्या? रुको रुको रुको। सर हार्बिंजर का मतलब साइन बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? एक साइन बोल देंगे, हाँ जी बिल्कुल सर, कि फॉरेन कैपिटल इज सीन एज अ साइन ऑफ ग्रोथ, कि अगर फॉरेन कैपिटल आपके इंडिया में आ रहा है, हाँ, तो इट इज अ साइन कि भाई हाँ ग्रोथ हो रही है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जितना ज्यादा फॉरेन कैपिटल इंडिया में आएगा, जितना ज्यादा फॉरेन कैपिटल आएगा उतना मेरे लिए अच्छा है, हाँ जी उतना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है ऑलराइट। कह रहे इन अ सेंस इट इज लाइक फिलिंग द गैप्स बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ जी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था क्या? कैपिटल फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होता है? सेविंग से, बिल्कुल सही। जब हम सेव करते हैं, यस, तो हमारी सेविंग मोबिलाइज होती है, और वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है। याद आ रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो क्या है, अब अगर आप सेव कब करोगे? हमारा सेविंग कम है इसलिए इन्वेस्टमेंट कम है। सर हम इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत सारा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम बहुत पैसा इन्वेस्ट करें, इंडिया ग्रो हो, लेकिन सेविंग्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लोग ज्यादा सेव नहीं कर रहे तो ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, तो जो ये गैप है वो फॉरेन कैपिटल ब्रिज कर देता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हाईलाइट कर सकते हो कि फिलिंग द गैप बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्या सर? फॉरेन कैपिटल। किसको बोला गया? फॉरेन कैपिटल को। हाँ इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पीरियड, जब आपने मार्केट को लिबरलाइज कर दिया, जब मार्केट को प्राइवेटाइज कर दिया, इंडिया वॉज कंसिडर्ड अ ल्यूक्रेटिव प्लेस। ऐसा क्यों? जैसे ही 1991 में हमने अपने दरवाजे खोले, बाहर वाले बेटा खुश हो गए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में तो बेटा हम आगे, हमेशा से आगे हमेशा से, हाँ जी हमेशा से आगे। पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब मार्केट बड़ी है, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा कंज्यूमर। तो जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने अपने मार्केट को ग्लोबलाइज, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज किया, इंडिया वॉज कंसिडर्ड ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव प्लेस, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंडिया का हमेशा से क्या रहा है? पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर अ क्लोज इकोनॉमी, जैसे हमारी इकोनॉमी पहले बंद थी, एनी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर इट्स सक्सेस नीड्स अ सक्सेसफुल मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। अब क्या मतलब है इसका? सर पहली लाइन में कुछ समझ में नहीं आया, देखो, एनी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर इट्स सक्सेस नीड्स अ सक्सेसफुल मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जब आपने प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि ग्लोबल कंपनीज आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट कंपनीज आप सेल ऑफ कर रहे हो। अब आप किसको सेल ऑफ कर रहे हो? प्राइवेट सेक्टर को। अब प्राइवेट सेक्टर में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा सर, क्या उतना ही मजा आएगा? हाँ जी बिल्कुल। तो जब आपने ग्लोबलाइजेशन किया, जब आपने दरवाजे खोले, तो फॉरेन कंपनी भी आ गई, बिल्कुल सही। अब हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी और फॉरेन कंपनी आपस में कंपीट करेगी। कितना मजा आएगा? क्यों? एफिशिएंसी बढ़ेगी। वही बोल रहा है वो, कह रहा है एनी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हो, फॉर इट सक्सेस दे नीड अ सक्सेसफुल मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। तो हमें ग्लोबलाइजेशन उसके साथ साथ करना ही पड़ेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी तो होगा। ठीक है भाई, डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स आपकी गवर्नमेंट कंपनी संभालेंगे, बाहर वाले भी आएंगे, वो आपको दो चीजें सिखाएंगे, हाँ जी, यूएसडी हमारे पास डॉलर आएगा, वही बात बोल रहा है। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अ वाइड मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल सी बात है। एट द सेम टाइम फॉरेन फंड्स फ्लो इन इकोनॉमी टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस इंडस्ट्री। अब इसके बाद इसने सिर्फ बेसिक बातें लिखी और कुछ भी नहीं लिखा। फॉरेन फंडिंग इन गुड सेंस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। सर बहुत ही बेसिक बातें लिखी है इसने कि जब फॉरेन फंडिंग आती है, पैसा आपके पास आएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी। आपने ये साइकिल पहले पढ़ रखी है सर? बिल्कुल पढ़ रखी है। उसके बाद फॉर अ स्टेडी फ्लो देखो क्या लिखा है, फॉर अ स्टेडी फ्लो इन फॉरेन फंड्स लिबरलाइजेशन भी जरूरी है। हमने ऊपर मार्क किया था, याद है आपको? हाँ, क्या मार्क किया था कि ग्रेटर फ्रीडम नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बट ऑल्सो फॉर एफडीआई एंड ट्रेड। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब यही था, क्या मतलब था कि भाई फॉरेन कंपनीज इंडिया में तभी आएंगी जब कंट्रोल्स कम होंगे, रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे। मान लो आपने दरवाजे खोल दिए, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आना चाहती है, दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस हैं, दुनिया भर के लाइसेंसेस, दुनिया भर के अप्रूवल, वो बिजनेस कैसे करेंगे भाई?
इसीलिए ग्लोबलाइजेशन वर्क करने के लिए लिबरलाइजेशन जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, राइट एवरीबॉडी। हाँ जी ठीक है, इसके बाद आप फटाफट से बस खत्म होने वाला। सच्ची सच्ची। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज, अब वो आपको डिस्क्राइब करके बता रहा है डिस्क्राइब्ड एज फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइज। अब इसको समझेंगे बेटा, समझेंगे, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। कह रहा है फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, टू एन एंटरप्राइज, इंडियन एंटरप्राइज, इन अ नेशन, कौन सा नेशन सर? इंडिया, यहां लिख दो इंडिया, बाय अनदर एंटरप्राइज, जो बाहर है, अनदर एंटरप्राइज मतलब फॉरेन एंटरप्राइज, लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री, बाय कैप्चरिंग अ मेजॉरिटी स्टेक, ओहो, इन ओनरशिप इन अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री इंडिया, और बाय एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इन दैट कंट्री। सर क्या लिख दिया इसने, आराम से समझो। तो इसका मतलब एफडीआई का मतलब क्या हो गया? कह रहे हैं एफडीआई का एक मतलब तो ये हो गया कि आप किसी कंपनी में उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ले रहे हो। हम यहां पे खेलने नहीं आए हैं, हाँ जी, हम यहां पे बिजनेस करने आए हैं। मैंने आपको क्या कहा था, एफडीआई का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में नहीं खेलने आए हो आप, हाँ जी, आप शेयर बाय सेल करने नहीं आए हो, आप बिजनेस करने के लिए आए हो। अच्छा, उसको हमने क्या बोला, एफडीआई। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एफडीआई। अब देखो, जैसे हमने बात क्या की थी, हमने बात करी थी कि अगर फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है तो दो तरीके। सर पहला तरीका ज्वाइंट वेंचर कर लो या होली ऑन सब्सिडरी। क्या बोला? बाय कैप्चरिंग अ मेजॉरिटी स्टेक इन ओनरशिप इन अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री। तो एफडीआई में एक चीज तो इसने क्या बोल दी कि अगर आप किसी डोमेस्टिक कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक लेते हो तो क्या बन जाएगी, वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। उसको हमने क्या बोला, एफडीआई। हाँ, या फिर एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इन दैट कंट्री। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो जैसे मैकडॉनल्ड्स था, तो क्या वो बाहर था? हाँ जी, उसने यहां पे आके क्या करी, ब्रांचेस ओपन करी अपनी। सर क्या ओपन करी? ब्रांचेस, फ्रेंचाइजी, ये सब ओपन करा। तो आप क्या कर रहे हो सर, आप अपने खुद की ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, अपना ऑपरेशन एक्सपैंड कर रहे हो। हाँ, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एफडीआई का मतलब इसने क्या बोला, एफडीआई का मतलब बोला कि कोई बाहर की कंपनी जो बाहर है, इंडिया के बाहर है, वो इंडिया में आके इंडियन कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक ले रही है, या वो खुद के ऑपरेशंस, ऑलरेडी बिजनेस जो है खुद के ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रही है। बेशक वो किससे हो सर, बेशक वो आप ब्रांच एस्टैब्लिश कर रहे हो। आप लॉ में पढ़ोगे बेटा इंटरमीडिएट में शायद से कि ब्रांचेस एस्टैब्लिश करना, फ्रेंचाइजीज एस्टैब्लिश करना, ये सब चीजें क्या होती हैं। राइट, बड़ी सिंपल है। हाँ जी सिंपल है। अब देखो क्या बोला है, कह रहा है परमिशन फॉर एफडीआई, जैसे मैंने आपको बोला, इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंपनी आएगी और किसी भी कंपनी में जितना चाहे कंट्रोल ले सकती है। बेटा फिर से हमको कॉलोनियल रूल नहीं चाहिए हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। राइट एवरीबॉडी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि ऐसा नहीं है कि आप हर सेक्टर में आओगे, आप आ गए हेल्थ सेक्टर में, आप एजुकेशन सेक्टर में आ गए, नहीं नहीं। हमने क्या बोला, हमने वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे सम सेक्टर्स आर ओपन फॉर 100%। हाँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आप चाहो तो पूरा का पूरा कंट्रोल ले सकते हो, 100% शेयर होल्डिंग आपकी, ऐसा है। अच्छा, इन सम सेक्टर्स अलाउड अप टू 26%, सिर्फ 26%। इसका मतलब कि हाँ, अच्छा खासा आपका शेयर होगा, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी इंडियन कंपनी के पास होगा। 49 और 51% तो अलग अलग है, वो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। मैं अभी आजकल अपडेटेड पढ़ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, अगर आप ये देखोगे, ठीक है, ये देखो, ये क्या है सर, ये बेसिकली आपका आ गया क्या, इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अच्छा, अब्रॉड आ गया, तो सर ये आपका एफआईआई ये सब आ गया। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कितना परसेंट अलाउड है। आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ आपको पता चलेगा कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग परसेंटेज अलाउड होती है। कि भाई जो जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें कम परसेंटेज है, 26%, 10%, ऐसी परसेंटेज। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई सारे सेक्टर्स में आपका जो परसेंटेज कंट्रोल है वो अलग अलग है। इतनी बात हमको पता चल गई। एफडीआई हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन। सर, अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब सर वहां पे हमेशा से रिस्ट्रिक्शंस रही हैं। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब हमेशा वो एक ऐसा एरिया रहा है जहां पे डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं कि भाई कोई लोग बोलते हैं कि 100% कर दो, कोई लोग बोलते हैं 50% कर दो, कोई लोग बोलते हैं 10% कर दो। तो वहां पे हमेशा से क्या रही है सर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं। अच्छा, जैसे कि देखो, एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल
डिफेंस एटसेट्रा आर क्लासिक एग्जांपल। मतलब कुछ लोग अभी क्या है, मल्टी ब्रांड रिटेल में या डिफेंस में एफडीआई बेटा अभी अलाउड नहीं है इतना। डिफेंस वगैरह में अलाउड नहीं है, हाँ जी अलाउड नहीं है अभी भी, वहां पे डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये हमेशा से एक डिस्कशन का पार्ट रहा है कि हमें क्या वहां पे एफडीआई अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है। इट इज ऑफन फेल्ड दैट एरियाज लाइक मीडिया डिफेंस कुड कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडिया सिक्योरिटी। बेटा इंडियन सिक्योरिटी के लिए क्योंकि डिफेंस इंपॉर्टेंट है इसलिए वहां पे हमने एफडीआई अलाउ नहीं करी है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है ठीक है। इन सर्टेन एरियाज एफडीआई लिमिट हैज बीन कैप्ड। कैप्ड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट, कि भाई अगर कोई फॉरेन कंपनी चाहती है हाँ जी किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो भाई आप मैक्सिमम 26% इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम, हाँ वो कैप है, लिमिट। लाइक द इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस में भी ऐसा ही है ठीक है सर। वेयर देयर इज नो अप्रूवल, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो यहां पे क्या होता है, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो दो रूट होते हैं, दो रास्ते हैं, हाँ जी दो रास्ते हैं। एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट, आर्टिकलशिप में मैंने बहुत पढ़ा बेटा इसके बारे में, ऑटोमेटिक रूट हाँ जी। और एक आपका क्या होता है, एक होता है आपका जहां पे गवर्नमेंट रूट होता है। मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे फॉरेन कंपनी आके इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है और उसको गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे उसको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, पहले उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं तभी जाके आप किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहां पे वो वही बोल रहा है, देखो क्या बोलता है, कह रहे वेयर देयर इज नो अप्रूवल, जहां पे ऑटोमेटिक रूट का अप्रूवल नहीं होता, कि भाई जहां पे आपको क्या है सर, जहां पे आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का परमिशन कैसे लोगे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बेटा एक इंस्टीट्यूशन, आप बोल सकते हो एक वेबसाइट है ठीक है, गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, एस्टैब्लिश करी है, क्या सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FIFP। यहां पे क्या करना होता है, यहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होती है और तब जाके आपको परमिशन मिलती है। तो ये गवर्नमेंट रूट है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू आपको क्या करना है, FIFP फुल फॉर्म आती है बेटा पेपर में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। अच्छा, ये गवर्नमेंट के अंडर है, हाँ जी गवर्नमेंट के अंडर है। ओके ओके, तो मैंने आपको बताया दो रूट होते हैं, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब जो है ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सर ये क्या है, कह रहा है देयर आर फ्यू सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, अलाउड ही नहीं है, ना तो गवर्नमेंट रूट के अंदर और ना ही ऑटोमेटिक रूट के अंदर। ओ, और मजे की बात क्या है, इसको याद करना बहुत ज्यादा आसान है। हाँ जी आसान है, हाँ कैसे, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पे एफडीआई अलाउड ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं कि फॉरेन कंपनी वहां पे आए, भाई हम नहीं चाहते कि विदेशी लोग वहां पे आए। अच्छा सर, जैसे कि हम नहीं चाहते कि एटॉमिक एनर्जी में आए। भाई क्यों, अभी हमने देखा था, तुमने अगर फुस बम बना दिए तो सर अगर अगर हाँ जी फॉरेन कंपनी आई, हाँ भाई उसमें उसको हम अपने एटॉमिक एनर्जी में नहीं इन्वॉल्व कर सकते। कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो गई, जब मेरे को एटम बम चाहिए होगा, फुस निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही, ये सुनो, तो वहां पे अलाउड नहीं है, हाँ वहां पे अलाउड नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा ये भाई सुनो, कुछ ऐसे बिजनेस बनाए गए हैं जो सिर्फ इंडिया के बेनिफिट के लिए है। सर जैसे कि लॉटरी बिजनेस, भाई इंडिया वाले ही 21 दिन में पैसा डबल करके दे सकते हैं, हम फॉरेन कंपनी को क्यों अलाउ करें? क्या फॉरेन कंपनी 21 दिन में पैसा डबल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। याद करने का तरीका बता रहा हूं सर, ऐसे बिजनेस हाँ जी जहां पे 21 दिन में पैसा डबल होता है, अरे फॉरेन कंपनी के बस की नहीं है, हम कर सकते हैं, हाँ जी हम कर सकते हैं। अच्छा कौन से बिजनेस, इसका मतलब लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग बिजनेस, उनके बस की नहीं है। याद करने का तरीका, हाँ जी, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है सर एटॉमिक एनर्जी, तुम नहीं आ सकते भाई, हम बनाएंगे, जो करना है जो करना है हम करेंगे, हाँ जी एनर्जी बनानी है, जो करना है हम बनाएंगे, तुमको नहीं आने देंगे। दूसरा सर जितने भी लॉटरी बिजनेस है, गैम्बलिंग के बिजनेस है, बेटिंग के बिजनेस है, हाँ तुमको नहीं आने देंगे, हम खुद करेंगे भाई, हम जीतेंगे पैसे, तुमको काहे जीतने देंगे। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हाँ जी ये बात समझ में आ गई। उसके बाद सर चिट फंड और निधि कंपनी, पहले बेटा इसका मतलब समझ लो, ठीक है, इन दोनों का मतलब समझ लो, हाँ जी इन दोनों का मतलब समझ लो बेटा। हाँ उसको चिट फंड जो बच्चे बोल रहे हैं, क्या सर जो बच्चे बोल रहे हैं सर उसको चिट फंड बोलते थे, सुन लो ध्यान से, हाँ जी सर निधि कंपनी, चिट फंड, ये क्या होता है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, हाँ जी कुछ ग्रुप्स होते हैं कि कुछ लोग हैं, हाँ कुछ लोग हैं, अरे जैसे बेटा अब लोकली भी होता है ना, जिसको लोकली कमिटी बोलते हैं, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना,
कि आपके घर में शायद बोलते हो, क्या बोलते होंगे कि हमने कमिटी डाल रखी है, कमिटी डाल रखी है, ऐसा होता है, मेरे घर वाले बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है सर, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी सेविंग्स को एक साथ लेकर आते हैं। हर महीने क्या करेंगे सर, हर महीने क्या करेंगे, कुछ कुछ पैसा सेव करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और जब भी किसी को लोन चाहिए होगा या जब भी किसी को जरूरत होगी, हाँ, तो उसको लोन मिल जाएगा कम रेट पे। अच्छा, ये होता है निधि कंपनी का काम। सर निधि कंपनी क्यों बनाई गई थी? निधि कंपनी इसलिए बनाई गई थी, शायद आपने पढ़ा भी होगा, मुझसे बेटर शायद आपको पता होगा कि निधि कंपनी क्या करती है। सर निधि कंपनी का पर्पस क्या होता है, आपने एक कंपनी बनाई, यस सर, उसके जो मेंबर्स होते हैं सर, उसके जो मेंबर्स होते हैं, बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं सर, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हाँ जी, तो जब भी किसी को लोन चाहिए होगा, जब भी लोन चाहिए होगा, उसको बहुत ही कम रेट पे लोन मिलेगा। तो ये एक तरीके से क्या होती है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इस पे आरबीआई लगता भी नहीं है, मतलब आरबीआई इसको कंट्रोल भी नहीं करता। हाँ, तो ये बेसिकली बनाई गई है ताकि लोग सेव करें, पैसा सेव करें, जब भी उनको जरूरत हो, हाँ जी, उनको दिया जाए। हाँ जी, उनको दिया जाए। तो बेटा ये अच्छा काम तो हम ही करेंगे ना, हाँ, फॉरेन कंपनी थोड़ी करेगी। आप बात समझ रहे हो? सर चिट फंड भी ऐसा होता है, हाँ, चिट फंड भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले के 5 हमने याद कर लिया। हाँ भाई, एटॉमिक एनर्जी घुसने नहीं देंगे। हाँ जी, जहां पे पैसा डबल होता है तुमको क्यों आने दूंगा मैं सर, लॉटरी में नहीं आने दूंगा। गैम्बलिंग बैटिंग हम करेंगे, हाँ जी हम करेंगे, तुम कैसे करोगे? अच्छा, उसके बाद भाई मैंने जो चीजें अपने डोमेस्टिक इंडियन भारतीय लोगों के लिए बनाई है, उसमें तुम क्यों आओगे? मैंने चिट फंड क्यों बनाया, ताकि कुछ हमारे इंडियन भाई बहनों का फायदा हो सके, फिर तुम आ गए। हाँ भाई, तुमने बहुत भला कर लिया हमारा, तुम निकलो। बिल्कुल सही। तो 5 चीजें क्या हो गई सर, 5 चीजें हो गई, एटॉमिक एनर्जी, यस सर, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बैटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी। क्या ये आसान है याद करना? हाँ जी आसान है। उसके बाद 6 क्या कहता है, एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही, एग्रीकल्चर में तो तुमको बिल्कुल नहीं आने देंगे। हाँ, वैसे ही हालत हमारी खराब चल रही है, तुम आओगे तो बर्बादी हो जाएंगे, तुमने ही तो बर्बाद किया है। हाँ, है ना? अरे पहले भी तो तुम बर्बाद करके गए हो, अच्छा भला चल रहा था एग्रीकल्चर, ये सुनो, तो तुमको तो हम आने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है, लेकिन 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 अब यहां पे सुन लो मेरी बात ध्यान से सर, लेकिन एक्सक्लूडिंग, इसका मतलब क्या है? अब सुनो, एक्सक्लूडिंग कह रहा है, हियर आर फ्यू सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। एफडीआई अलाउड नहीं है एग्रीकल्चर में, एक्सेप्ट मतलब इसमें अलाउड है। सर जहां पे लिखा हुआ है क्या, एक्सक्लूडिंग, उसमें अलाउड है। हाँ जी, उसमें अलाउड है। जैसे कि फ्लोरिकल्चर। अब ये सब क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं तो गूगल मार लेना बेटा, रीडिंग मारनी और कुछ नहीं करना। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर, पीसीसी कल्चर जो भी होता है वो, ठीक है, कल्टीवेशन वेजिटेबल, मशरूम्स। हाँ जी, रीड मार लेना, ऑप्शन में आएगा, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो मतलब यहां पे अलाउड है, हाँ जी यहां पे अलाउड है। अच्छा, उसके बाद एंड प्लांटेशंस। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये है, एवरीबडी सुन लो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है, प्लांटेशन अलाउड नहीं है। अब प्लांटेशन में क्या बोला गया, प्लांटेशन में बोला गया अदर देन टी प्लांटेशन, इसका मतलब टी प्लांटेशन में अलाउड है। अब क्योंकि बेटा यहां पे सिर्फ एक एग्जांपल है, हाँ जी, तो यहां पे क्या होगा सर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। हाँ जी क्वेश्चन आएगा। तो टी प्लांटेशन में अलाउड है, हाँ जी बिल्कुल अलाउड है। टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है, लेकिन किंतु परंतु और किसी प्लांटेशन में अलाउड नहीं है। ठीक है, आराम से इसको रीड मारना, याद हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद जो बाकी के 7 8 9 है उसको देखो। 7th, हाउसिंग एंड रिटेल रियल एस्टेट बिजनेस। सर रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, बहुत पैसा होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। सर घर बनाना, खरीदना, बेचना, हाँ जी वो सब चीजें। सर घर बनाना, खरीदना, बेचना, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि सुनो बेटा, हाँ जी, अरे विदेशियों सुनो, हाँ, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन हो गई है, घर की वैसे ही मारा मारी है, गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल स्कीम निकाल रखी है, तुम आ गए तो बेड़ा खराब। हाँ जी भाई, तुम आ गए, तुम तो पैसों के चक्कर में लूट लोगे। वैसे ही घर मिलना इतना मुश्किल हो गया, प्रॉपर्टी के रेट इतने महंगे हो चुके हैं, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो तुम नहीं आ सकते सर, नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। अपने घर बैठो। अपने घर तुम बैठो, हम अपने घर बैठेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो घर के बिजनेस में तुमको नहीं आने देंगे, तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देंगे। सर हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस, अगेन ब्रैकेट में क्या बोला, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको टाउनशिप्स बनानी है, जो टाउनशिप्स होती है बेटा, एक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे घर बना के टाउन बनाना, हाँ वो अच्छा होता है, वो बनाने बना लो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, अगर आपको रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस बनाने हैं, कमर्शियल बना लो। सर उसका रियल एस्टेट बिजनेस नहीं करने देंगे, कंस्ट्रक्शन करनी है कर सकते हो। अच्छा, रोड्स ब्रिजेस, आ जाओ, अरे रोडे बनाने
आओ आओ रोडे बनाओ, जाओ जाओ गाँव में जाओ रोडे बनाओ। ब्रिज बनाना है, जाओ जाओ बिल्कुल बनाओ, वहां पे अलाउड है, हाँ जी वहां पे अलाउड है। क्या बात समझ में आ गया? हाँ जी। 4-5 बार इसकी रीडिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बेटा एक आठवीं चीज एट आती है टीडीआर। अब टीडीआर को समझाना बड़ा मुश्किल है सर टीडीआर तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, हाँ जी बहुत ही मुश्किल। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीबडी एवरीबडी, हाँ जी सर सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सर। अब टीडीआर क्या होता है, वैसे तो आपको समझने की अभी ज़रूरत है नहीं, थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कई बार क्या होता है कि अ, अब ये मेरा घर है, सर किसी का भी घर है, हाँ जी ये घर है, ठीक है। और अब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को यहाँ से हाईवे निकालना है। सर क्या निकालना है, मेट्रो निकालनी है, हाईवे निकालना है, कुछ भी निकालना है। अब जो हाईवे निकालना है उसके रास्ते में मेरा घर आ रहा है। एवरीबडी है सुनो, हाँ जी उसके रास्ते में मेरा घर आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, मेट्रो हाईवे कुछ भी ब्रिजेस वगैरह डैम्स वगैरह, और अगर बीच में कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आ रही होती है तो क्या करती है सर, उसका एक्विजिशन कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है, हाँ जी उसको एक्वायर कर लेती है। भाई उनको क्या बोलती है कि मुझे ना तुम्हारे थोड़े घर की लैंड चाहिए, तुम्हारा एरिया मुझे थोड़ा सा चाहिए। अच्छा तो क्या करेंगे, वो मेरा घर लेंगे, हाँ तो वैसे तो बदले में क्या देते हैं, बदले में मुझे पैसे देंगे, कुछ भी देंगे। तो कई बार क्या होता है वो पैसे नहीं देते, वो मुझे क्या देते हैं, टीडीआर। अब टीडीआर का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि सर ये होते हैं आपके डेवलपमेंट राइट्स। अब डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं सर, डेवलपमेंट राइट्स होते हैं कि ये ऐसे राइट्स हैं जिसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने घर की डेवलपमेंट कर सकता हूं। सर डेवलपमेंट जैसे जैसे मान लो आपको पता है एक मैक्सिमम एरिया होता है जो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है, ठीक है, हर हर एक उसका होता है, हर एक एरिया का ऐसा कुछ होता है कि इतना ही, अगर मान लो मेरा 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, यस सर, तो आप 1000 स्क्वायर मीटर में मैक्सिमम, हाँ जी इतना ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो मुझे बताओ बेटा, आपने सुना होगा कि सिर्फ 3 बिल्डिंग अलाउड है, 3 फ्लोर अलाउड है। एवरीबडी यस नो, आपने सुना क्या कि भाई तुम सिर्फ 3 फ्लोर बना सकते हो, हाँ जी उसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से एफएसआई। एफएसआई क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अच्छा अब ये क्या होता है, पढ़ना नहीं है। सर हर एरिया का एफएसआई होता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो अगर मेरे एरिया का एफएसआई कितना है, मेरे एरिया का एफएसआई मान लो 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 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 1000 स्क्वायर मीटर का मेरा प्लॉट है, तो मैं टोटल टोटल उस प्लॉट पे 4000 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। जैसे जैसे 4-5 मैंने फ्लोर बना दिए, अब 4-5 फ्लोर मिला के, हाँ जी 4000 स्क्वायर मीटर हो जाएंगे, हाँ तो उतना ही अलाउड है, उतना अलाउड है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा कुछ होता है, आप इतना समझ लो। जैसे मान लो अगर 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 मुझे एफएसआई कितना अलाउड है, 2, मेरा एरिया का एफएसआई कितना है, मेरे एरिया का एफएसआई 2 है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मैं अपने प्लॉट पे 2000 स्क्वायर मीटर का क्या कर सकता हूं, कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, फ्लोर एरिया। अच्छा तो मान लो मैंने 3 फ्लोर बना लिए, तो 3 फ्लोर का एरिया मैक्सिमम 2000 स्क्वायर मीटर। जैसे मान लो फर्स्ट फ्लोर का एरिया कितना हो गया, 800 स्क्वायर मीटर, मैंने कुछ एरिया खाली छोड़ दिया या कुछ भी है। सर दूसरे का हो गया 700 स्क्वायर मीटर। अच्छा और तीसरे का कितना हो सकता है, सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर, ऐसा कुछ होता है। अब मान के चलो ऐसा कुछ होता है, इसको एफएसआई बोलते हैं, हाँ जी। तो क्या हुआ, अगर 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 मुझे उसने क्या दे दिया, टीडीआर दे दिया, सर मुझे टीडीआर दिया। अब उसने जो टीडीआर दिया है मुझे, हाँ जी, तो ये टीडीआर क्या है कि मैं डेवलपमेंट कर सकता हूं, और मैं और डेवलपमेंट कर सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल। मान लो उसने मुझे 1000 स्क्वायर मीटर का टीडीआर दिया, सर 1000 स्क्वायर मीटर का टीडीआर दिया। अच्छा इसका मतलब क्या है कि मान लो जो मेरा प्लॉट है या जो मेरा एरिया है उसमें मैं 2000 स्क्वायर मीटर और कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, जितना मुझे अलाउड है ना, हाँ जी उससे 2000 और कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ओ अब बात समझ रहे हो कि भाई मुझे अलाउड कितना है, मान लो मुझे अलाउड है एफएसआई के अकॉर्डिंग, मुझे अलाउड था कितना सर, अलाउड था मुझे लेट्स से 2500 स्क्वायर मीटर, 2500 स्क्वायर मीटर, हाँ। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे टीडीआर दे दिया, सर कितने का टीडीआर दे दिया, 1000 स्क्वायर मीटर का, तो इसका मतलब मैं 1000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन और कर सकता हूं। ऐसा कुछ होता है। अच्छा ऐसा कुछ होता है, बढ़िया बात है, हाँ। लेकिन ये क्या होता है, ये जो है ये ट्रांसफरेबल होते हैं। सर क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है सर, इसकी एक्चुअली में ट्रेडिंग होती है, मतलब मार्केट में बेटा बिकते हैं ये, क्या करते हैं सर, बिकते हैं। हाँ सर बिकते कैसे हैं, बिकते ऐसे हैं कि मान लो आपके पास ये टीडीआर है,
तो जैसे आपका स्टॉक होता है ना, उसका प्राइस होता है, ऐसे ही टीडीआर का भी प्राइस होता है। ऑल राइट, अब मान लो मेरे पास एक टीडीआर है, मेरे पास एक टीडीआर है, लेट्स से सर, लेट्स से एक और प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, ओके सर, ओके। अब इस प्रॉपर्टी का एफएसआई कितना है, मान लो सिर्फ 1.5 है, ओके, इसका 1.5 है। अब ये क्या चाहता है, अब ये चाहता है यार मुझे और कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे और कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन कर तो नहीं सकता, अलाउड नहीं है। हाँ, तो ये क्या कर सकता है, ये टीडीआर खरीद सकता है। ओ, अगर इसको टीडीआर मिल जाएगा तो ये 1000 स्क्वायर मीटर और कर लेगा। हाँ, ये बात तो सही है सर, और कर लेगा, इसलिए बिकता है। हाँ, इसलिए बिकता है ये मार्केट में। बात समझ में आ गई? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं भी आया होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आना नहीं है। वो वर्ड आया था तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सर टीडीआर में हम इनको नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे। फॉरेन कंपनी टीडीआर में अलाउड नहीं है। अब देखो कैसे याद रखना है, क्योंकि बेटा हम इसको अपने घर में तो घुसने ही नहीं दे रहे। क्या मैं फॉरेन कंपनी को, फॉरेन कंट्रीज को अपने घर में घुसने दे रहा हूं? नहीं, तो ये भी तो घर से रिलेटेड है सर, ये भी तो घर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। हाँ भाई, हम नहीं आने देंगे आपको यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तुमने कहीं से टीडीआर वीडीआर ले लिया, कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, ना जी ना, घर बैठो। बात समझ में आ गई? अच्छा, और लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि भाई सिगार, ठीक है, हाँ जी, शीरूट्स, मुझे नहीं पता क्या होता है, सिगारिलो, सिगरेट्स, टोबैको, जो भी है, इसमें तो भाई इंडियन कंपनी आगे रहेगी। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा है ना। तुमको काहे आने देंगे? अरे तुमको आता ही नहीं है ये बनाना, इंडिया का टेस्ट तुमको क्या पता। नहीं, नहीं, बात समझ रहे हो? तो इसको क्या बोला कि भाई तुमको तुम्हारा फॉरेन वाला हमको नहीं चाहिए, हमको देसी चाहिए। अच्छा, तो हम तुमको नहीं आने देगा। हाँ, हम तुमको नहीं आने देगा, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है एक तो। यस सर, आप देख रहे हो, हाँ, वो एक ऐड आती है किसकी, विमल की। भाई विमल ने जितने भी बड़े बड़े आपके लोग थे सबको ले लिया भाई साहब, इतना पैसा है, आप खुद सोचो। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाता हूँ। हाँ सर, एक ऐड, आई थिंक विमल ही है ना वो, नहीं, जुबान केसरी कुछ करके जो है, अक्षय कुमार को ले लिया सर, अक्षय कुमार शाहरुख खान को ले लिया, अजय देवगन को ले लिया। मैं तो बेटा तब मेरा दिमाग खराब हो गया जब सुनील गावस्कर, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, सबको ले लिया। अब बात समझ रहे हो? हाँ जी, तो सोचो कितना पैसा है। तुमको कैसे आने दे? सर फॉरेन कंपनी को कैसे आने दे? हाँ, बात तो सही है। ये सुनो, क्लियर हो गया? तो मैम श्योर बेटा आपको याद हो जाएगा। हाँ, आपको याद हो जाएगा। तो देखो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहला, एटॉमिक एनर्जी में तो तुमको आने नहीं देंगे। हाँ जी, 21 दिन में जहां पैसा डबल हो रहा है वहां नहीं आने देंगे। लॉटरी, गैम्बलिंग, उसमें नहीं आने देंगे। भाई जहां पे कुछ लोग पैसा बचा के लोन वो ले रहे हैं, हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे भी तुमको नहीं आने देंगे। गैम्बलिंग, बैटिंग वगैरह, बिल्कुल सही बात है। बात तो सही है, ये सब बात तो सही है। निधि कंपनी, चिट फंड, वहां नहीं आने देंगे। एग्रीकल्चर, ओहो, देखना भी मत, दूर रहो। अच्छा, लेकिन एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर में कुछ एक्सेप्शंस है। प्लांटेशन में भी नहीं आने देंगे, लेकिन टी प्लांटेशन में आ सकते हो, ठीक है। सर अपने घरों में नहीं आने देंगे। रियल एस्टेट बिजनेस, हाउसिंग, कुछ एक्सेप्शन है, टाउनशिप्स वगैरह, ठीक है। टीडीआर में नहीं आने देंगे। हाँ, और बाकी जो लास्ट पॉइंट था आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहां पे आपका एफडीआई खत्म होता है। फटाफट से बताओ, क्लियर है? एवरीबडी क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। अब आ जाओ फटाफट से किस पे सर, एफ 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 आई आई। ये बहुत ही आसान है, एक ही पैराग्राफ, चैप्टर खत्म। ओए होए, एफ आई आई बहुत ही आसान है। हाँ जी, जहां पे क्या हो रहा है सर, कुछ इंस्टीट्यूशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके बैंक्स हो गए, ये सब चीजें हो गए, ये आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हमने क्या बोला, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, और जो कर रहे हैं उसको बोला इन्वेस्टर, ठीक है। वी ऑफन कम अक्रॉस द टर्म FIIs which represents foreign institutional investors. FII आर क्या, लार्ज फॉरेन ग्रुप्स, सर बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है। लार्ज फॉरेन ग्रुप्स विद सब्सटैंशियल इन्वेस्टेबल फंड्स, इनके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत है, इसलिए इंडियन मार्केट में ये बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट जो है वो जनरली कौन चला रहे हैं, FIIs। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इंडिया के HNIs, DIIs बोल सकते हो। अच्छा, जो बड़े इंडिया के बड़े बड़े लोग और बाहर के बड़े बड़े लोग, हम जैसे लोग तो बस उनके इशारों पे नाच रहे हैं, ऐसा होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, राइट। क्योंकि जब वो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो स्टॉक मार्केट उठ जाता है। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, हाँ, मेरे पास एक न्यूज आती है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो इंडियन मार्केट को बुलिश मान रहे हैं। बुलिश मतलब उनको लग रहा है कि फ्यूचर में मार्केट बढ़ेगा। तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, हम क्या, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल,
उनको क्या बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। वो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको देख के भाई वो भी आ रहे हैं, हम भी आ जाते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। देखो FIIs आर रजिस्टर्ड अब्रोड, बेटा वो बाहर के, ठीक है, विद अ व्यू टू इन्वेस्टिंग इन अदर नेशंस, हाँ जी, टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। क्या ये डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, इक्विटी मार्केट में, हेज फंड्स में, पेंशन फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ये और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। FIIs हैव स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम, ये प्रॉपर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना सपने में आया था रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना तो कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर रिसर्च करेंगे, हाँ जी प्रॉपर रिसर्च करेंगे, विच क्या लिखा, स्पेक्यूलेट टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री विद द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिटर्न इन इक्विटी मार्केट। सर स्पेक्यूलेट, ये एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इनको क्या चाहिए, बस इनको शॉर्ट टर्म में गेन करना होता है कि भाई पैसा ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा बनेगा, हम निकल लेंगे, ऐसा होता है, हाँ जी ऐसा होता है, ठीक है। दीज फंड्स पार्क देयर फंड्स टू फ्यूल, क्या बोल रहा है सर, टू फ्यूल अ बुलिश मार्केट। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो पैसा डालते हैं, इनको कब कब डालते हैं पैसा, जब इनको लगता है कि मार्केट बुलिश है। ये पैसा कब डालेंगे, जब मार्केट बुलिश होगा, फ्यूचर में और बढ़ेगा, पैसा निकालेंगे और घर चले जाएंगे, ठीक है। नेचुरली फॉर स्मॉल पीरियड, सर स्मॉल पीरियड, FDI लॉन्ग पीरियड, अच्छा समझे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये स्मॉल पीरियड के लिए, हाँ जी स्मॉल पीरियड के लिए, द नेशन एक्सपीरियंसेस इनफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरेन करेंसी। हम तो खुश हो जाते हैं कि वाह 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 इतना सारा फॉरेन करेंसी आ रहा है, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए आता नहीं है। तो मुझे बताओ बेटा, गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि FII आए या FDI आए? मुझे बताओ, FDI चाहेगी या FII चाहेगी? सोच के बताओ मुझे। सर हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि स्टॉक मार्केट में फॉरेन पैसा आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, या फिर सीधा डायरेक्टली कंपनीज में आए? किस में आए सर? FDI में, क्योंकि FDI में जब आता है तो मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आया है, वो एक तरीके से लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहता है, हाँ जी। यहां तो क्या है, जैसे उनका प्रॉफिट हुआ वो निकल जाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो वेन एवर, देखो देखो क्या है, वेन एवर द मार्केट रीचेज अ पीक, हमने पढ़ा पीक का मतलब कि जब वो एकदम टॉप पे पहुंच गए, उनको क्या लग रहा है, अब इनको लग रहा है कि और ऊपर नहीं जाएगा, वो पैसा निकाल लेंगे। स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग देयर आफ्टर, वो पैसा विड्रॉ करना चालू कर देंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दीज फंड्स मूव टू अनदर नेशन। ये किसी के सगे नहीं होते बेटा, ये सिर्फ इंडिया में पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, मतलब ही लोग, ओके। सो द यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट, कि जो हम खुश हो रहे थे कि अरे अरे इतना सारा फॉरेन करेंसी आ रहा है, वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट लिव्ड है। एक्साइटमेंट खत्म हो गई जब वो पैसा विड्रॉ करके गए हैं, और ज्यादा ही विड्रॉ करके गए हैं पैसा बना कर गए हैं वो, हाँ $100 इन्वेस्ट किया था, 110 बना के गए हैं। नो वंडर नेशनल गवर्नमेंट लुक फॉर सस्टेनेबल FDI। सर क्या बोल रहा है, नेशनल गवर्नमेंट लुक फॉर सस्टेनेबल, जो लंबे टाइम तक रहता है, ओवर FII इन्वेस्टमेंट। बहुत ही आसान था, हाँ जी बहुत ही आसान था। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे एवरीबॉडी। क्या बोलता है, कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड। इसका मतलब इंडिया बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, ओके ओके ओके। क्या बोलता है, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज फेवर्ड इंडिया नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इनवर्ड FDI। सर जब FDI आता है, हाँ तो भी हमारा फायदा है, बिल्कुल अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा है, ये सुनो। बट हम पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी अच्छी बात है, यस सर। कह रहे बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आउटवर्ड FDI और OFDI। आउटवर्ड FDI का मतलब जब पैसा आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, बाहर वाली कंपनियां अच्छा काम कर रही है तो उनका भी तो फायदा उठाओ भाई, बाहर वाले लोग आपका आके फायदा उठा रहे हैं, अच्छा भाई, और आप भी थोड़ा इन्वेस्ट फायदा उठाओ, बिल्कुल सही बात है। इंडियन फर्म्स इन्वेस्ट अब्रॉड टू, बिल्कुल सही, ठीक है, सिंपल। हाँ 2 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। अब इसने आपको कुछ एग्जांपल दिया और बात खत्म, सच्ची सच्ची। देखो क्या बोला इसने, इसने बोला देखो इन February 2020 भारती एयरटेल, इसने क्या करा, इन्वेस्ट करा $978.92 मिलियन इन इट्स होली ऑन सब्सिडरी इन मॉरिशियस। तो मतलब भारती एयरटेल ने क्या करा सर, बाहर मॉरिशियस में अपनी एक होली ऑन सब्सिडरी क्रिएट करी 100%। हाँ बहुत सारे लोग मॉरिशियस जाते हैं बेटा, इसका रीजन मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है। इन नवंबर 2019 PVR, सर PVR अपना प्रिया विलेज रोड शो, हाँ जी, सिनेमाज अ लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन, इसने अपनी पहली प्रॉपर्टी, पहला PVR बाहर कहां खोला, श्रीलंका में खोला, क्या बात है।
मार्किंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल वेंचर अगस्त 2019, अभी रिसेंट की बात है। सन फार्मा, आपको पता है इंडियन कंपनी, एंटर्ड इनटू लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद चाइना, चाइना के साथ उसने किया, अच्छा ठीक है। डेटा रिलीज बाय आरबीआई, आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया दैट इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन फर्म्स इन फॉरेन कंट्रीज इन जनवरी 20 रोज बाय नियरली 40%। सर पिछले साल के कंपैरिजन में 40% ज्यादा, हाँ जी, ऑन अ ईयरली बेसिस। इंपॉर्टेंट इसमें कुछ खास था नहीं, सच में, हाँ जी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने क्या कहा था, 3 दिन खत्म, और बहुत डिटेल में पढ़ा है। मुझे फटाफट से बता दो क्या आपको समझ में आ गया। एवरीबॉडी जल्दी बताओ, खत्म। क्या आपको समझ में आ गया है? आ गया है? पक्का पक्का पक्का।